सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ खास खबरें। प्रयागराज महाकुंभ की दिव्यता को फोकस करती रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। वहीं आप देखेंगे सियासी गलियारों से जुड़ी पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुई अहम मुलाकात पर रिपोर्ट। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला वैसे तो समाप्त हो चुका है, लेकिन संगम तट पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। भीड़ भाड़ के कारण कुंभ के दौरान ना आ सकने वाले भक्त अब संगम क्षेत्र में स्नान और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए हम बताते हैं आपको कितना खास रहा महाकुंभ और सनातन के प्रति कितनी गहरी है जनमानस की आस्था। पेश है रिपोर्ट। महाकुंभ में एकाकार हुई भारतीय संस्कृति। महाकुंभ के इतिहास में बहुत कुछ खास रहा। बता दें कि पहली बार हुआ कि दीक्षा लेने वाले नए नागा साधुओं में 20% दलित और आदिवासी समुदाय से थे। यही नहीं, पहली बार लगभग 250 महिलाएं नागा साधु बनी। वहीं पहली बार महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा शामिल हुआ और ट्रांसजेंडर को महामंडलेश्वर बनाकर उन्हें गौरव का स्थान दिया गया। कह सकते हैं कि सभी मतभेद त्रिवेणी में समाहित हो गए। यहाँ भेदभाव की आहुति दे दी गई। किसी घाट पर स्नान करने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। किसी के आने जाने पर कोई बंधन नहीं था। धार्मिक पूजा अर्चना और आध्यात्मिक साधना की स्वतंत्रता के सुख की अनुभूति सभी श्रद्धालुओं को मिली। जाति, धर्म, पंथ, नस्ल, लिंग भेद का नामो निशान नहीं नजर आया। बता दें कि श्रद्धालुओं ने एक दूसरे की मदद की और बंधुत्व की तस्वीर पूरे संसार में प्रचारित और प्रसारित हुई है। महाकुंभ में बने कई रिकॉर्ड। हैंड पेंटिंग 10,102 लोगों का रिकॉर्ड। झाड़ू से सफाई 19,000 लोगों का रिकॉर्ड। 850 समूहों में 10,200 स्वच्छता कर्मी। स्वच्छता निगरानी के लिए 1800 गंगा दूत। 25,000 लाइनर बैग युक्त डस्टबिन, 300 सक्शन गाड़ियां। जीपीएस से लैस 120 टिपर हॉपर एवं 40 कॉम्पैक्टर ट्रक। महाकुंभ परिक्षेत्र में रहा बहुत कुछ खास। 4,000 हेक्टेयर में विस्तार, 25 सेक्टर में सुव्यवस्थित विस्तार, 1,850 हेक्टेयर में पार्किंग, 1,50,000 शौचालय, 1,60,000 सुसज्जित टेंट, 67,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट, 2 नए विद्युत सब स्टेशन, 66 नए विद्युत ट्रांसफार्मर, 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट, 1,249 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन, 200 वाटर एटीएम, 85 नलकूपों की स्थापना, 7,000 बस का बेड़ा, 550 शटल बस का बेड़ा, 7 नए बस स्टॉप, 300 पांटून ब्रिज, 9 पक्के घाटों की स्थापना, 7 रिवर फ्रंट रोड, 12 किलोमीटर में अस्थायी घाट, 14 नए फ्लाईओवर व अंडरपास, 11 नए कॉरिडोर का विकास, 3,000 स्पेशल समेत 13,000 रेलगाड़ियां। प्रयागराज एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल। दुनिया ने देखा नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। कानून व्यवस्था, सड़क, अस्पताल जैसे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की छवि बीते कुछ सालों में बदली है। महाकुंभ 2025 ने लोगों की बदली धारणाओं को और मजबूत किया। दरअसल महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र को अभेद्य किले में बदल दिया गया। इसके लिए कुल 75,000 पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात किए, जो पिछले कुंभ से 40% ज्यादा रहे। वहीं महाकुंभ क्षेत्र में संचालित कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन का पहरा था। वहीं उन्नत तकनीक वाले ड्रोन से कम रोशनी में भी प्रभावी निगरानी संभव हुई। 100 मीटर तक काम करने में सक्षम ड्रोन और सोनार सिस्टम की तैनाती और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से वास्तविक समय में रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई थी। आपात स्थिति के लिए एंटी मल्टी डिजास्टर व्हीकल तैनात था।
रिमोट कंट्रोल वाली जीवन रक्षा पेटियों की व्यवस्था की गई। त्वरित कार्रवाई के लिए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम टीम की तैनाती भी की गई। 7 स्तरीय सुरक्षा चक्र और प्रयागराज व पड़ोसी जिलों में व्यापक तलाशी से सुरक्षा की किसी भी चूक के अंदेशे को खत्म किया गया। बता दें कि कुल 57 पुलिस स्टेशन, 13 अस्थायी पुलिस स्टेशन और 23 चेक प्वाइंट इसमें सहायक बने। महाकुंभ के प्रमुख आकर्षण, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल बैठक, संगम में श्रद्धालुओं को बोट राइड की सुविधा, वेदों पुराणों की कथा का बखान करते चौराहे, सांस्कृतिक मंचों पर गायन, वादन, नृत्य प्रस्तुतियां, हर दिशा में वाहन पार्किंग की उत्तम व्यवस्था, प्रत्येक पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, हाईवे के थानों पर भी चिकित्सा की व्यवस्था, बस, ई रिक्शा से लैस स्थानीय परिवहन। आपको बता दें कि महाकुंभ में प्रतिदिन लगभग 600 मीट्रिक टन कचरा निकल रहा था। कूड़ा इकट्ठा कर नैनी के बसवार स्थित सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जा रहा था। कूड़े कचरे के निस्तारण और ट्रीटमेंट के लिए इसरो और बार्क की तरफ से तैयार की गई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मानव अपशिष्ट, खासकर मलमूत्र और खाना पकाने, बर्तन धोने वगैरह से पैदा हुए अपशिष्ट जल से निपटने के लिए अधिकारी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। यानी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी के बावजूद बेमिसाल स्वच्छता ने सभी श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा और स्वच्छ महाकुंभ ने नए उत्तर प्रदेश के रूप में लोगों की धारणा को बदलने का काम किया। राजनीति से ऊपर दिखी सनातन आस्था। महाकुंभ में जुटे कोटि श्रद्धालुओं ने सिद्ध किया कि भारत में सनातन आस्था से ऊपर कुछ भी नहीं है। आस्था लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीति से ऊपर है। देश के जितने मतदाता प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री चुनते हैं, उससे ज्यादा दुनिया के सबसे बड़े मानव महाकुंभ के भागीदार बने। बता दें कि भारत की आबादी में करीब 110 करोड़ हिंदू बताए जाते हैं, जिनमें नवजात बच्चे, नाबालिग, बीमार बुजुर्गों की संख्या लगभग 20 करोड़ मानी जाती है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भारत के कुल लगभग 100 करोड़ मतदाताओं में 64% यानी 64 करोड़ मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि इससे अधिक संख्या में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम पर पवित्र स्नान किया। महाकुंभ बना धर्म विज्ञान की समरसता का महापर्व। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 से स्थापित हुआ कि धर्म को विज्ञान के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान धर्म की लेजिटिमेसी को तय नहीं करेगा। सनातन को साइंस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दोनों की दुनिया अलग है, दोनों की सत्ता अलग है। धर्म और विज्ञान को विरोधी मानकर एक दूसरे को खारिज करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि दोनों एक साथ समरस होकर रह सकते हैं। इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे और संगम में स्नान किया। उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया कि अमृत की बूंद दिखाओ, जल की शुद्धता का परीक्षण कराओ या फिर पाप धुलने का प्रमाण दो। महाकुंभ सनातन आस्था का पर्व था और आस्था के साथ जो गया उसने माना कि उसे पुण्य प्राप्त हुआ है। महाकुंभ में देश के कई वैज्ञानिक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और डॉक्टर स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ यात्रा के दौरान उन्होंने विज्ञान विषय को अलग रखा और श्रद्धा मन में धारण करके स्नान किया। महाकुंभ की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाने के लिए जल की शुद्धता को लेकर विवाद खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन कई सूक्ष्म जैव वैज्ञानिकों ने इन दावों की हवा निकाल दी। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में सिद्ध कर दिया कि गंगा का जल न केवल स्नान करने योग्य है, बल्कि अल्कलाइन वाटर की तरह शुद्ध है। उन्होंने संगम और अरैल घाट समेत 5 घाटों से जल इकट्ठा करके परीक्षण किया और बताया कि 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की स्वच्छता पूरी तरह से बरकरार है।
उसका पीएच 8.4 से लेकर 8.6 के बीच पाया गया, जो बेहतर माना जाता है। इंक्यूबेशन के बाद भी गंगाजल में हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। यही वजह रही कि महाकुंभ में पुण्य की डुबकी के लिए हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध संसाधन से पहुंचा। 700 प्राइवेट प्लेन, 2800 फ्लाइट्स और ट्रेन से 15 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंचे। इसके अलावा अपने संसाधन और दूसरे तरीकों से बाकी श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे तो ये आंकड़ा 66 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गया। ऐसे में भीड़ प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे आयोजन से जुड़े लोगों और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम। आपको बता दें कि प्रयागराज शहर की कुल आबादी महज 15 लाख है, वहीं प्रयागराज जिला की आबादी लगभग 60 लाख है। लेकिन महाकुंभ के 45 दिनों में हर दिन मेला क्षेत्र पहुंचने वालों की संख्या औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा रही। शहर की आबादी से औसतन 10 गुना अधिक लोग हर दिन प्रयागराज में रहे। निश्चित रूप से इस भीड़ के प्रबंधन के लिए पुख्ता तैयारी की गई थी। महाकुंभ 2025 प्रयागराज भीड़ प्रबंधन के लिहाज से दुनिया के लिए पाठशाला बन गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए आने वालों और यहां से लौटने वालों को बिना किसी अवरोध के आवागमन के लिए हर बिंदु का ध्यान रखा। शासन प्रशासन ने बड़े स्तर पर कार्य योजना तैयार की। प्रयागराज पहुंचने वाले 7 मार्गों की पहचान कर इसके पास के जनपदों में विशाल पार्किंग और गाड़ियों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। भीड़ बढ़ने पर इन जनपदों में गाड़ियों को रोकने और वहां श्रद्धालुओं के आराम से लेकर दैनिक कर्म के निदान के लिए इंतजाम किए गए। आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग तय किए गए। कंट्रोल रूम से हर पल मॉनिटरिंग की जाती रही। जहां भी जाम जैसे हालात बनते, उससे निपटने के उपाय तुरंत किए जाते रहे। श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर सवाल का सच। आपको बता दें कि महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दरअसल इतनी बड़ी संख्या सुनने के बाद एक सवाल सहज ही मन में उठता है कि आखिर इतने लोगों की गणना कैसे हुई। ये श्रद्धालुओं की गिनती के कुछ वैज्ञानिक आधार हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एक मेला प्राधिकरण ने विशेष व्यवस्था की थी। 744 सीसीटीवी कैमरे मेला क्षेत्र में 200 स्थानों पर लगाए गए थे। शहर के अंदर 268 स्थानों पर 1007 कैमरे लगाए गए। इनके अलावा 720 कैमरे 100 पार्किंग स्थलों पर लगाए गए। महाकुंभ में आने वालों की गणना के लिए कुछ विशेष विधियां अपनाई गई। एक विधि एट्रीब्यूट आधारित खोज है, जिसके तहत एआई आधारित सर्च कैमरों के जरिए ट्रैकिंग की जाती रही। वहीं एक अन्य विधि मोबाइल ऐप के द्वारा ट्रैकिंग की गई, जिसमें तीर्थ यात्रियों की सहमति के बाद उनके मोबाइल फोन के जरिए जीपीएस लोकेशन डाटा का विश्लेषण किया जाता है। महाकुंभ में सटीक गणना के लिए सीसीटीवी कैमरों को एआई की शक्ति प्रदान की गई, ताकि कैमरे हर श्रद्धालुओं को गिन सके। जीवनदायिनी बनी प्रयागराज की हवा। महाकुंभ के दौरान पूरे 45 दिनों तक प्रयागराज में हजारों गाड़ियां पहुंचती रहीं। बस, ट्रक, कार से लेकर छोटी गाड़ियां तक हर दिशा से प्रयागराज पहुंची। इन हजारों गाड़ियों से निकलने वाला धुआं किसी भी शहर का दम घोटने के लिए काफी हो सकता था, लेकिन महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन की इतनी अच्छी व्यवस्था रही कि प्रयागराज की हवा हमेशा जीवनदायिनी बनी रही। भीड़ और गाड़ियों के दबाव के बावजूद शहर के अंदर बाहर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। शहर के किसी भी हिस्से में ट्रैफिक चौक जैसी स्थिति नहीं बनने दी गई। यातायात पुलिस के पास हर स्थिति के लिए डायवर्जन प्लान पहले से तैयार था, जिस पर आवश्यकता अनुसार कदम उठाए जाते रहे। शहर में ट्रैफिक प्रबंध का कितना बढ़िया इंतजाम था, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि शहर में कभी भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी नहीं होने दी गई। चूंकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सड़क मार्ग से ही होती है, इसलिए भीड़ के दबाव के बावजूद ट्रैफिक मैनेजमेंट को इससे अप्रभावित रखने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि जिस जगह पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी मौजूद हो, वहां आपदा के किसी भी क्षण से निपटने की तैयारी सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस कसौटी पर महाकुंभ प्रयागराज पूरी तरह खरा उतरा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे और अहम मुलाकात की। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे के दूसरे दिन रविवार को सीएम योगी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिसके खास मायने बताए जा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। महाकुंभ के समापन के बाद ये पहली मुलाकात। यूपी बीजेपी अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। महाकुंभ पर हुई बात, 1 घंटे तक चला मंथन। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी संगठन और योगी सरकार में बड़े बदलाव की संभावना की काफी समय से चर्चाएं हो रही हैं। संगठन से लेकर सरकार तक के लिए मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। ऐसी अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी की यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। इसके साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बात हुई। इसके साथ ही सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी बात की। माना जा रहा है कि जिन प्रमुख मुद्दों पर पीएम और सीएम के बीच वार्ता हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई में सांगठनिक फेरबदल, जिलाध्यक्षों के चयन पर चर्चा खास रही है। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार नड्डा के साथ बैठक में भी सांगठनिक बदलाव और महाकुंभ समेत अन्य मुद्दों पर बात हुई। योगी कैबिनेट में विस्तार की कितनी गुंजाइश? यूपी में बनाए जा सकते हैं अधिकतम 60 मंत्री। अभी योगी मंत्रिमंडल में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री हैं, यानी कुल 54 मंत्री हैं। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। चर्चा है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, कुछ को संगठन का कार्य भी सौंपा जा सकता है। मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी को सबसे पहले जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी करना है। इसमें पेच फंसने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रदेश संगठन इससे साफ इनकार कर रहा है। साथ ही जल्द ही सूची जारी होने की बात कही जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हो सकती है। उसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी सालों का समय बचा है, लेकिन बीजेपी अभी से समाज में मैसेज देने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। दरअसल महाकुंभ 2025 के सफलतापूर्वक आयोजन से योगी सरकार ने सनातन को मानने वालों को पहले ही खास मैसेज दे दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं। पिछले 8 साल से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में साल 2022 में हुए चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। वहीं 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी में बड़े स्तर पर संगठन में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,